हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपनी यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सैटरडे है और आज हमारा टर्न होता है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आज जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका चैप्टर है वह है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, और आज इसी से ही हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि 20 क्वेश्चन तो आप जानते हैं मेरे जो लोग देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन होते हैं, पर उसके ज़रिए हम उसके साथ साथ हम कितने सारे उसमें फैक्ट देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्रम कौन सा क्रम सही है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा क्रम आपका सही है। अब यहाँ तीन आपके जो संस्थान थे जो कि आपके स्थापना हुई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो उसमें उनका क्रम पूछा कि कौन सा सही है। अब आपके सामने पहला है इंडियन लीग, बम्बई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। ये क्रम सही है, या पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई एसोसिएशन या इंडियन लीग, ये सही है। फिर तीसरे में आपका है कि बम्बई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, ये क्रम सही है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? ये आपका सही है सी। यहाँ पे देखिए बम्बई एसोसिएशन है जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी और 26 अगस्त 1892 को। फिर आपका आता है पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी एम.जी. रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी, जिनको जी.बी. जोशी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो अब इसके बाद आता है आपका इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? यहाँ आपका सितंबर 1875 में शिशिर घोष ने की थी। तो इस तरह क्रम में देखिए, तो क्रम क्या हुआ कि पहले आपका बम्बई एसोसिएशन आता है जो कि 1852 में, फिर आपका पूना सार्वजनिक सभा आता है जो 1870 में, और इंडियन लीग जो कि 1875 में। इस तरह से हम क्वेश्चन कई बना सकते थे कि किसी का आप स्थापना दिवस पूछ लीजिए, किसी का आप संस्थापक पूछ लीजिए, तो अलग अलग बनाने से आपके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, टाइम बढ़ेगा। तो इसलिए देखिए क्रम में लगाने का, देखिए हमने 3 चीज़ें बताई, आपका इन सब का स्थापना दिवस भी बताया और इन सब के संस्थापकों का नाम भी बताया। तो अगर ऐसे आ जाएगा तो आपको अगर अच्छे से चीज़ें हैं तो, क्योंकि मैचिंग वाले काफ़ी आते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए काफ़ी आते हैं क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका अच्छी प्रिपरेशन रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित को क्रम से लगाएं। इसमें भी आपका क्रम से ही लगाना है और कालक्रम के अनुसार से लगाना है। तो यहाँ पहला देखते हैं क्या पूछ रहा है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिर आपका मद्रास महाजन सभा, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो ज़्यादातर लोगों को इसका डेट भी पता होगा, इसके साथ कहाँ स्थापना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी फेमस भी है, और जो चीज़ें एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती हैं तो वो वैसे भी चीज़ें लोगों के दिल दिमाग पे एकदम छप जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस का है पता होगा, पर यहाँ पे आपको मद्रास महाजन सभा और बम्बई प्रेसिडेंसी इसका नहीं पता है, तो क्रम में आपका मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे पहले क्रम हम बता देते हैं कि कौन सा आपका क्रम सही है। तो आपका क्रम देखेंगे तो इसका क्रम जो है आपका, इसका क्रम आपका हो जाएगा ABC। यहाँ पे आपका AB, यहाँ पे आपका हो जाएगा BAC, तीसरा होगा BAC। अब हम इसका साथ में देखते हैं, जैसे कि आपका मद्रास महाजन सभा है तो ये 1884 में हुआ, बी पहले आया। इसके संस्थापक थे M.B. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एवं आनंद चार्लू। तो कभी कभी होता है कि जो संस्थापक होते हैं उनका नाम पूछ लेता है, 3 है, 3 में से किसी एक का नाम मैचिंग में दे देगा करने को। तो इस तरह से आपको, इसलिए मैं नाम भी बताते चल रही हूँ कि आप इसको नोट करिए कि मद्रास महाजन सभा 1884, M.B. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एवं आनंद चार्लू। और फिर आपका आता है मद्रास महाजन सभा के बाद आपका आएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब इसका क्या है कि संस्थापक जो थे वो आपके फिरोज शाह मेहता थे, आपके बरुद्दीन तैयबा जी थे, के.टी. तैलंग थे और काशीनाथ त्र्यंबककर थे। तो ये क्या थे, ये सारे संस्थापक हैं और 1885 में हुआ है। अब यहाँ आप नोट करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना 85 में हुई है,
किंतु देखिए यहाँ मंथ की वजह से अब क्योंकि 31 जनवरी 1885 को ही इसकी स्थापना हो गई थी, किसकी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आती है स्थापना, तो उसकी स्थापना आपकी दिसंबर 1885 में हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 की हुई। तो इसलिए देखिए सन वही है, मंथ के हिसाब से देख लिए तो हमारा क्या कहते हैं, सी लास्ट में आएगा, दिसंबर में हुई। और बी उसके पहले मद्रास महाजन सभा आपका, वो तो आपका 84 था। तो वैसे भी तो क्रम के हिसाब से देखेंगे तो पहले मद्रास महाजन, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे है निम्नलिखित के स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में लगाएं। वहाँ सिर्फ क्रम लिखा था, इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया कि स्थापना वर्ष के अनुसार लगाएं। तो आपका फिर इसमें भी उसी तरह से जैसे हम जानते हैं कि हमारा ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इतनी सारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी, आज़ादी को लेके, लोगों में जागरूकता को लेके, अधिकारों को लिए, या कांग्रेस का चाहे देखिए, चाहे अन्य संस्थाओं का देखिए कि ब्रिटिश सरकार के तरफ से जो चीज़ों को जो अत्याचार हो रहे थे उसके प्रति लोगों को जागरूक करना या उनको प्रतिवेदन देना, उनसे डिमांड करना कैसे। तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में देखें जहाँ पे आपका पार्ट में जैसे कि आप नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से इतने सारे चैप्टर होने के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से बनता है। तो इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक तो काफ़ी लंबा टाइम है, आज़ादी का बीच का ये जो चैप्टर है आपका, और इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो आपकी, चाहे तो आपकी ये सारी संस्थाओं की स्थापना हो, चाहे तो आपका ये आंदोलन जो पूरे राष्ट्र के रूप में देखें, असहयोग देखें, सविनय अवज्ञा देखें, चंपारण देखें, या आपका बारदोली, बहुत सारे ऐसे। तो और इसमें बहुत सारे तरह से जो काम किए गए आज़ादी के लिए संघर्ष, तो बहुत सारा लंबा क्या कहते हैं इसका इतिहास है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्थापना दिवस वाले में कभी कभी होता है, मेरा खुद का भी गलत हुआ था एक बार, अहमदाबाद आपका वही सन है या आपका खेड़ा वही है, फिर क्या होता है मंथ के हिसाब, जैसे अभी हमने देखा कि आप बम्बई प्रेसिडेंसी देखिए और आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सन वही है पर मंथ के हिसाब से आप क्रोनोलॉजी में लगाने दे देता तो गलत हो जाएगा अगर नहीं एग्जैक्टली पता है आपको। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित की स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में लगाएं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिर आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन। यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्रम क्या सही होगा। तो इसका क्रम है आपका, जैसे कि हम देखें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसने की थी, राधाकांत देव ने। और कब की थी, 28 अक्टूबर 1851 को। तो ये हो गया आपका 1851। अब अगर हमें पता कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन किसने की थी तो हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आपके 1 दिसंबर आपके 1866 को लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर इंडियन एसोसिएशन, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी फेमस भी है क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1876 में, और कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो यहाँ पे हमने 3 देखा। अब पहला देख रहे हैं कि पहले में आपके राधाकांत देव 1852 में ही हो गई। फिर दूसरी है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन आपकी अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो इसका सही देखेंगे तो तीनों के तीनों क्रम में ही हैं, और ये इसका सही होगा आपका ABC सही है। पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आएगा, फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आएगा, फिर आपका इंडियन एसोसिएशन आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सही सुमेलित है। तो इसका पहले हम देखते हैं जो कि सुमेलित होने का। पहली बार कांग्रेस का रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा, नागपुर अधिवेशन। फिर आपका है 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम, फैजपुर अधिवेशन। फिर आपका आता है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया जाना, कराची अधिवेशन। तो
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका तीन के तीनों ही सही हैं। जैसे कि पहली बार कांग्रेस का रियासतों के प्रति जो अपनी नीति की घोषणा थी वो नागपुर अधिवेशन में ही थी, और फिर 13 सूत्री स्थायी कृषि का कार्यक्रम आपका फैजपुर, और फिर आपका मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो पारित हुआ तो वह कराची अधिवेशन में। तो इसमें आपका सही होगा कि सभी के सभी सुमेलित हैं 1 2 3। यहाँ पे इसलिए कूट में था कि 1 2 सही है, 2 3 या 1 2 3, तो 3 के तीनों ही आपके सही सुमेलित हैं। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन गांव में हुआ था। यहाँ पूछ रहा है आपका कौन सा कांग्रेस अधिवेशन गांव में हुआ था, आपका फैजपुर, हरिपुरा या आपका बेलगांव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो फैजपुर है वह, यहाँ कोर्ट में पहले आंसर देख ले, 1 2 सही होगा, 2 3 सही होगा, या 1 3 होगा, या सभी सही होगा। तो यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका होगा 1 और 2। 1 2 सही होगा, इसलिए सही होगा कि फैजपुर आपका जो अधिवेशन हुआ था वो आपका गांव में हुआ था, और पहली बार है कि एक अधिवेशन गांव में हुआ। तो अगर ऐसा पूछ लें कि आपको जैसे पता है कि अभी क्वेश्चन में कि हरिपुरा में भी जो हुआ था वो भी गांव में और फैजपुर, तो यहाँ अगर ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ तो कौन सा अधिवेशन था, तो फैजपुर का अधिवेशन ऐसा था जो पहली बार एक गाँव में हुआ था। और फिर आपका ये फैजपुर वाला आपका बंगाल के फैजपुर में हुआ था, जो कि आपका 50वां अधिवेशन था, और ये आपके इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी कृषि का घोषणा की गई थी, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा। अस्थायी कृषि फैजपुर अधिवेशन। फिर आपका हरिपुरा जो कि गुजरात था, 91वां आपका अधिवेशन था, और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन की। और प्रमुख बातें क्या थी कि ये अधिवेशन भी एक गांव में ही हुआ था, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन की गई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनवाया गया था। और एक चीज़ अगर कभी पूछ लेता, अभी आपने देखा रियासतों के प्रति क्वेश्चन था कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रथम बार नीति की घोषणा की रियासतों के प्रति अपनी, तो वो आपका नागपुर होगा, जो कि आपका 1920 पर। अगर ऐसे पूछ लेता है आपसे कि किस अधिवेशन भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया, तो किस अधिवेशन के समय भारतीय रजवाड़ों को भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया, तब आपका यही आएगा हरिपुरा, जो कि गुजरात में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेलगांव की जहाँ कि महात्मा गांधी एक ही ऐसा अधिवेशन था जिसको उन्होंने, उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किया था। और ये बेलगांव देखने में लग रहा है पर एक गांव नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब आपके सामने ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है आपका मद्रास अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 42वां अधिवेशन था, और 1927 में इसके अध्यक्ष जो थे वो थे M.A. अंसारी। और इसमें क्या है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इन लोगों की सुभाष चंद्र जवाहरलाल नेहरू की वजह से प्रश्न से पारित तो हुआ, परंतु उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अभी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कलकत्ता अधिवेशन, तो कलकत्ता अधिवेशन एक विदेश के द्वारा, जिसके मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं अध्यक्ष थे 1928 में, और इसमें कांग्रेस के का एक विदेश विभाग भी स्थापित किया गया था, और कुछ खास इसमें रहा नहीं। अब यहाँ देखें पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का पारित कर दिया गया तथा भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो पूर्ण स्वराज जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और 1929 में इसे क्या कहते हैं
44वां अधिवेशन था इसका, तो उस समय पारित किया गया और उसी समय स्वतंत्रता दिवस मनाने का 26 जनवरी को मनाने किया गया। पर वो अलग चीज़ हो गई, वहाँ पूर्ण स्वराज का पारित कर दिया गया तथा मना गया। यहाँ पे क्या था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया परंतु उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और किसके प्रतिनिधियों से? सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के। और एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि इस जैसे कि सर्वप्रथम किसने, एक प्रमुख कांग्रेसी नेता हर्षद मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा परंतु पारित नहीं हो सका। अगर ऐसे पूछ लेता है कि किस महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता ने, हर्षद मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा लेकिन पारित नहीं हो सका, तब आपका होगा ये कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन 1925, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी और प्रथम भारतीय महिला के द्वारा किया गया यह पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता एक महिला ने की थी। इसके पहले जैसे कि क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जिसने अध्यक्षता की थी तो एनी बेसेंट होता है आपका। और अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रथम भारतीय महिला जो इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तब आपका सरोजिनी नायडू होता है जो कि कानपुर का था और 1925 का। और कानपुर वाले में एक इसकी खासियत ये थी कि इसमें क्या कहते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसी में हर्षद मोहानी जी ने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा परंतु वो पारित नहीं हुआ। और मद्रास वाले में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पारित हुआ परंतु उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और लास्ट में ये 1929 में, जबकि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे और उस समय प्रस्ताव रखा गया जिसे पारित कर दिया गया और उसी समय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस का मनाने का निश्चय किया गया। और उसी साल हम जानते हैं जैसे कि एक आता है कि रावी नदी पे स्वतंत्रता का झंडा जवाहरलाल नेहरू ने कब फहराया था, तो वही 31 दिसंबर और 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत कई चीज़ें देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एलन ऑक्टेनबियन ह्यूम के बारे में किसने लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पे रोता था। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पूछ क्या रहा है कि किस ने लिखा है ह्यूम के बारे में कि ह्यूम से स्वतंत्रता के आपके पुजारी थे तथा उनका हृदय भारतीय स्वतंत्रता की दुर्दशा पे रोता था। तो यहाँ इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर है आपका लाला लाजपत राय। इन्होंने ये कहा था। और लाला लाजपत राय, अब जैसे ये आपके सामने है बेडर वन या आपके सामने रजनी पामदत्त हैं, तो इन लोगों ने क्या है कि कांग्रेस की अधिवेशन पे जब ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें कई लोगों ने इस पे अपने विचार दिए हैं, तो ये लोग भी संबंधित हैं। और बेडबर्न जो थे वो आपके ह्यूम की जीवनीकार हैं, इन्होंने उनकी जीवनी लिखी है। और एक चीज़ आ जाता है क्वेश्चन में आपके सामने कि किसने यह लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभयद्वीप की आवश्यकता थी और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभयद्वीप कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकता था। तो ये जब कांग्रेस की जो स्थापना के ऊपर विचार दिया था वह बेडबर्न ने दिया था जो कि ह्यूम के जीवनीकार थे। अब यहाँ रजनी पामदत्ता से देखते हैं। तो रजनी पामदत्ता से भी हैं कि उन्होंने क्या लिखा था, इंडिया टुडे अपनी पुस्तक में लिखा था कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके सामने आ जाता है कि किसने अपनी पुस्तक में लिखा कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, तो रजनी पामदत्त होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो कि आपका क्वेश्चन था कि एलन ऑक्टेन ह्यूम के बारे में किसने लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता का पुजारी था, उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पे रोता था, लाला लाजपत राय। किंतु अगर आप वहीं पे देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पे विचार की बात करें तो लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसके संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए की गई थी। तो ये जैसे कथन आपसे पूछ लेगा तो इसका आपका होगा लाला लाजपत राय। और इसके पहले दो हमने डिस्कस किया और लाला लाजपत राय से जो क्वेश्चन था इसको भी आपने देखा।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर किसने कहा, यदि कन्याकुमारी का एक गांव अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू। तो इस यहाँ देखा जाए तो तीनों लोगों ने इस पे अपने कमेंट दिए थे, कुछ ना कुछ लिखा था। तो यहाँ पे अभी जो पूछा गया है एक ही चीज़ है, इस और जो बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको देखते हैं कि यदि कन्याकुमारी के गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए, यह किसने कहा था। तो यह आपका था मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू का ये कथन था किसमें, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड के बाद, तब इसमें उनका कथन था कि अगर मान लीजिए चौरी चौरा का एक गांव को उन्होंने उदाहरण देके कहा कि अगर कन्याकुमारी के गांव ने सजा की तो, क्योंकि उस समय आंदोलन पूरे गांव में अपने पूरे एकदम जोश पर था और उत्साह था लोगों में उस आंदोलन को लेके, और फिर अचानक एक कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया। तो उस पर ही इन लोगों का, इन नेताओं का जो है आपका कमेंट था। तो ये मोतीलाल नेहरू से हो गया। फिर जैसे आप देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने भी आपका क्या कहते हैं द इंडियन स्ट्रगल में लिखा था, ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा है तब पीछे लौटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। तो अगर आपके सामने ऐसा हो जाता है क्वेश्चन कि एक या किसने लिखा था असहयोग आंदोलन की स्थगित करने पे, कि ऐसे अवसर पर जब जनता का हौसला बहुत ऊंचा था तब पीछे लौटने का आदेश राष्ट्रीय संकट से कम नहीं, तब आपका सुभाष चंद्र बोस होगा। अब यहाँ लाला लाजपत राय भी हैं, उन्होंने भी कहा था, इस पे कमेंट किया था, जेल में थे ये लोग तब, उस समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहाँ से इन्होंने कहा था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। तो इस तरह से इनका भी कथन था। तो इस पूछ ले कि ये किसने कहा था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। तो ये आपका लाला लाजपत राय। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन समझने का, अगर आपने ऐसे रफली पढ़ा है तो समझने में कभी कभी हो जाता है कि ऑप्शन होगा तो मिस हो सकता है कि एक गांव, कन्याकुमारी के गांव ने अहिंसा का पालन किया तो हिमालय के गांव को क्यों सज़ा मिले, मोतीलाल नेहरू है। वहीं आप देखते हैं कि एक स्थान के पाप के कारण दूसरे स्थान के लोगों को दंडित किया जाना कहाँ तक न्याय है, तो आपका लाला लाजपत राय है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित को स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में लगाएं। तो आपका जैसे कि क्वेश्चन है पहला कि फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर आपका भारतीय बोल्शेविक पार्टी, या फिर है तीसरा दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि स्थापना वर्ष, तो आपको जैसे कि यहाँ पे सारे ना पता हो पर फॉरवर्ड ब्लॉक का सबको पता होगा कि मार्च 1939 को किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन कई बार बना भी है एग्ज़ाम में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी या इसका सन से लेके। तो जब कहते हैं कि 29 मार्च 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद क्या है कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। और ये क्या था, समस्त साम्राज्य विरोधी अतिवादी एवं प्रगतिशील तत्वों को एक झंडे के तले एकत्रित करने का प्रयत्न था। इस आपके जो संस्था थी फॉरवर्ड ब्लॉक का, जो गठन किया था उन्होंने, उसके अंतर्गत। तो इसके बाद आप देखते हैं भारतीय बोल्शेविक पार्टी, तो इसका जो है सन वही है पर उसके बाद की है। तो इसमें क्या है कि आपके एन दत्त मजूमदार थे और इसकी स्थापना भी बंगाल के लेबर पार्टी के नेताओं द्वारा की गई थी, जिनमें एन मजूमदार, अजीत राय, शिशिर राय और विश्वनाथ दुबे आदि लोग सम्मिलित थे। तो या आपसे कभी पूछ सकता है कि भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किस पार्टी के, तो लेबर पार्टी के नेताओं द्वारा की गई थी। कहाँ पे, बंगाल में, और सन आपका वही है 1939 में, और उसी सन में आपका भी फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना हुई थी। तो अब फिर आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी, और ये जो था आपका 1940 में 1940 में हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका सही उत्तर है आपका ABC। आपका सभी क्रम में लगाना है जैसे, तो आपका ABC है। ABC
जैसे कि आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर भारतीय बोलिस्टिक पार्टी या दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित को स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में लगाएं। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित को स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में लगाएं। यहाँ पे भी आपके सामने जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी है या भारतीय स्वतंत्रता लीग है, भारतीय स्वतंत्रता समिति है, तो ये सब क्या थे कि ज़्यादातर आपके विदेशों में इन सब की स्थापना की गई थी और इनसे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार बने हैं। तो हम इसको क्रम में लगाने के लिए, क्रम में लगाने से साथ साथ हम आपको इससे एक आपको इसका ईयर्स वर्ष, स्थापना वर्ष याद हो जाएगा। दूसरे आपको इनके साथ साथ हम इसके संस्थापकों का भी नाम बताएंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि भारत माता, ये आपका है भारतीय स्वतंत्रता समिति, एक है आपकी भारतीय स्वतंत्रता लीग और फिर एक है आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इसको क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है भारतीय इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। और कब किया था? 1905 में लंदन में। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी आपकी देखा जाए तो 1905 में। फिर आपका आता है भारतीय स्वतंत्रता समिति। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी लाला हरदयाल ने की थी। और कब की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का अगर आप देखेंगे तो 1916 में हुई थी। और फिर आप भारतीय स्वतंत्रता लीग की देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना आपकी 1907 में किसने किया था? आपका भारत कैलिफोर्निया में इसके गठन किया था आपका द्वारकानाथ दास ने। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर क्रम में देखते हैं तो पहले आपकी आएगी ये इंडियन होम रूल सोसाइटी, फिर आपका आएगा सी, तो आपका ये इन भारतीय स्वतंत्रता लीग, फिर आपका आएगा बी जो कि आपकी भारतीय स्वतंत्रता समिति। तो इसका सही उत्तर है आपका सी आपका सही है, जिसमें ए सी फिर बी, ये आपका क्रम में है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित किन क्रांतिकारियों को अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को आपको अंग्रेज़ों की, जो अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में जाके हत्या की थी, उन्होंने इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी दी गई थी। आपके सामने ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा या आपका उधम सिंह, बसंत बिश्वास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह या बसंत बिश्वास। तो कूट में आपके सामने आंसर है ए बी, 1 2 सही हैं, या आपका 2 3 सही हैं, या आपका 1 और 3 सही है। मतलब 1 2 सही है, 2 3 सही है, या 1 3 सही है, सभी सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है ए। ये है इसलिए कि मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह जो हैं, इन दोनों ने इंग्लैंड में वहाँ के अधिकारियों की हत्या की थी और जिसके वजह से इन्हें वहाँ फांसी की सज़ा दी गई थी। तो आप इतिहास के पन्नों पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में आता है इन्होंने लड़ी, पर ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या कहते हैं उनकी ही देश में जाके उनके अधिकारियों की हत्या की थी। तो एक जज्बा होना चाहिए। अब जैसे मदन लाल ढींगरा की बात देखेंगे आप, तो ये वहाँ पे पढ़ाई कर रहे, ये आप इनकी बात देखते हैं तो ये पढ़ाई कर रहे थे मदन लाल ढींगरा। और जैसे कि जो आपका विलियम हट था, उसको क्या कहते हैं, उसका कर्जन वाइली, तो उसका पूरा नाम था विलियम हट कर्जन वाइली। तो उसकी इन्होंने हत्या की थी और जिसकी वजह से इन्हें 1909 में वहाँ फांसी दे दी गई थी। अब यहाँ उधम सिंह को देखें तो उधम सिंह जो कि आपके पंजाब से, और पंजाब से साथ इन्होंने जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो कहते हैं ये बहुत छोटे थे और इन्होंने उस सभा में ये लोग भी थे और पानी पिलाने का कार्य इन लोगों का था, लोगों को जो आ रहे थे। और इन्होंने वहाँ पे कहते हैं ये उस खूनी संघर्ष को अपनी आंखों से देखा था। फिर उसके बाद वहाँ की ही मिट्टी उठा के कसम खाई थी कि मैं इसका बदला लूँगा। और जो कि इसका जो जलियांवाला बाग कांड का था जनरल डायर, तो इसको मारने के लिए ये गए और क्या कहते हैं यहाँ इंग्लैंड में इन्होंने उसकी हत्या की और वहाँ पे इन्हें
फांसी दे दी गई थी, जो कि 1940 की बात है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मदन लाल ढींगरा आपका उधम सिंह जो है वह इंग्लैंड में अधिकारियों की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दी गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि बसंत विश्वास, तो बसंत विश्वास आपके एक जो लॉर्ड हार्डिंग था, आप जानते हैं दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी परिवर्तन के अवसर पे जब वह वायसराय लॉर्ड हार्डिंग समारोह में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तब चांदनी चौक पे उसके ऊपर बम से हमला हुआ था, किंतु वह बच गया था। तो उसमें क्या था, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का षड्यंत्र तो रास बिहारी बोस ने रची थी, किंतु ये जो बम फेंकने का काम था तो उनके नौकर बसंत विश्वास और मंथन विश्वास से प्रमुख थे। यहाँ मैंने बसंत विश्वास दिया, तो बसंत विश्वास में मंथन विश्वास उसमें थे। और ये किससे संबंधित है अगर आपके सामने आ जाता है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के प्रयास से संबंधित है, जिसमें वो बच जाता है। और कब, जब वह दिल्ली में राजधानी परिवर्तन के अवसर पर समारोह में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि क्वेश्चन 12 के 1937 के आम चुनाव में मुस्लिम बहुल, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो मुस्लिम बहुसंख्य प्रांतों में जैसे सिंध, पंजाब आपका या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन रहा। अब आपके कैसा प्रदर्शन रहा, तो उसमें आपसे पूछा जा रहा अच्छा, बहुत खराब या बहुत अच्छा। तो इसका सही उत्तर है आपका इसमें कि बहुत खराब। कहते हैं मुस्लिम बहुसंख्य इलाके थे, परंतु वहाँ पे मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली थी और उसकी स्थिति जो है बहुत ही ख़राब थी। वो तो था कि अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे को उन्होंने कोलैबोरेट करके अपना बनाया था सरकार, परंतु अगर प्रदर्शन की बात देखी जाए तो यह जो है सही नहीं थी, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति थी। जबकि कांग्रेस देखा जाए तो कई राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी और लगभग 7 राज्यों में और 2 में मिलीजुली, 7 में पूर्ण रूप से और 2 में मिलीजुली सरकार उसने बनाई। तो किंतु इसका जो था आपका मुस्लिम लीग का, इसका प्रदर्शन मुस्लिम बहुसंख्य प्रांतों में ही इसका, जैसे कि सिंध, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका प्रदर्शन लीग का बहुत ही खराब रहा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बटलर कमेटी नियुक्त की गई थी। बटलर कमेटी की स्थापना की नियुक्त की गई थी, किसके लिए की गई थी? ब्रिटिश साम्राज्य एवं भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच हेतु। फिर आपका दूसरा है केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए। या फिर आपका तीसरा है कि केंद्र एवं प्रांतों के बीच राजस्व विभाजन पर सुझाव देने के लिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला आपसे पूछा कि रियासतों के बीच संबंधों की जांच हो, या वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए, या राजस्व विभाजन पर देने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ये है आपका कि ये भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश साम्राज्य जो उस समय था उनके बीच में संबंधों की जांच हेतु इसके गठन की गई थी बटलर कमेटी की। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी? आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, या सरोजनी नायडू, या अरुणा आसफ अली। तो इसका सही उत्तर है आपका सरोजनी नायडू। अब जैसे यहाँ विजय लक्ष्मी पंडित देख रहे हैं, तो यूएन में पहली महिला जाने वाली राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित हैं। अरुणा आसफ अली को देख रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी सक्रिय नेता रहीं। बाद में ये मिनिस्ट्री भी इनको दी गई थी आज़ादी के बाद जब गठन हुआ था। तो इस तरह से, और रेडियो पे जो आपका प्रोग्राम चलाने का था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी अरुणा आसफ अली जी ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण जी के साथ इन लोगों ने काफ़ी काम किया था। तो आपका दूसरे गोल में सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि सरोजनी नायडू थी। विजय लक्ष्मी पंडित आपका काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि यूएन की पहली महिला राजदूत तो विजय लक्ष्मी पंडित, और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अरुणा आसफ अली के बारे में भी हमने देखा कि वह आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी सक्रिय नेता थी और रेडियो पे जो आपका प्रोग्राम चलता था ये इस आंदोलन को लेके, उसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये महिला नेता थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 में है बाल गंगाधर की मृत्यु किस आंदोलन के शुरू होने के पहले ही दिन हो गई थी?
तो आपके सामने ऑप्शन है असहयोग आंदोलन या फिर आपसे है कि खिलाफत आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस आंदोलन के समय शुरू होने के, तो आपके सामने जो इसका सही उत्तर है वह है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था और उसके पहले ही दिन इन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए काफ़ी प्रयास किया था, परंतु असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। और इनसे एक क्वेश्चन बना था कि किस कांग्रेसी नेता या किस स्वतंत्रता संग्रामी नेता के अर्थी को एक मुस्लिम ने भी कंधा दिया था अर्थी को, तो इनका ही था। और इसमें शौकत अली जो है महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने उनकी अर्थी को कंधा दिया था। और एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने किसकी मृत्यु पे कहा था कि मेरा सबसे मजबूत और बचाव पक्ष चला गया, तो वो आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पे ही उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत और बचाव वाला पक्ष आज चला गया। तो इस तरह से आपने देखा कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी आपको ये हो गई कि, और कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद एक तिलक फंड की गठन किया गया था, जिसमें 6 महीने के अंदर ही कांग्रेस के इस आंदोलन के लिए तिलक जी के नाम पर 1 करोड़ रुपया, उस समय में आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया कितनी बड़ी राशि होती है। 1 करोड़ रुपया सिर्फ 6 माह के अंदर तिलक फंड में आया था। और तिलक जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके बारे में बहुत सारे कथन हैं, बहुत सारे इनके स्टेटमेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और कांग्रेस की जो नरम दल थे उनकी जो भिक्षावृत्ति कहा है, जो वो लोग क्षमा याचना का पत्र जो कि लेके जाते थे कांग्रेसी अंग्रेज़ों के पास, उनकी बातें नहीं मानी जाती थी, तो उस पर उन्होंने कहा है, भिक्षावृत्ति कहा था इसे। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आगे भी हम देखेंगे। अब आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि जलियांवाला बाग कांड के विरोध स्वरूप किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे पूछ रहा है जलियांवाले बाग कांड के विरोध स्वरूप किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया था। जमुना लाल बजाज, शंकरन नारायण या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है आपका शंकरन नारायण। इन्होंने क्या है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लोगों का चयन किया जाता था, तो उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि। और यहाँ पे आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का इनको भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने भी क्या है कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो इन्होंने इसको वापस कर दी और कहा कि ऐसी बर्बरता का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, और जब देश के साथ ऐसी बर्बरता की जाए तो इस तरह के तमके हम लोग के लिए शर्मिंदगी का एहसास कराते, इस तरह कह के उन्होंने वापस कर दी थी। और शंकर नारायण थे तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आपके सामने ऑप्शन है कि मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या आपका प्रीतम सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका कि मोहन सिंह। तो ये जो थे आपके देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज के पहले प्रथम सेनापति थे, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो कि यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे आपका गठन करते हैं, तो इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट हैं, उसको भी देखेंगे हम। तो वहाँ पे क्या था कि सबसे पहले जो उसके प्रथम सेनापति थे वो तो आपके मोहन बोस थे, परंतु जब इनके पास ये आ गया तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में क्या कहते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। इन्होंने वहाँ पे गठित किया। और सुभाष इसका गठन पूछ लेता कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था, या इनका समय पूछ लेता है तो 1943 को हुआ था। और
ये जो है कि जब यहाँ से बच बचा के निकले थे तो पहले तो फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। फिर जैसा कि 26 जनवरी 1941 एक पठान जियादुल की बेस में ये घर से बाहर निकले और ये कलकत्ता पेशावर होते हुए निकल गए। तो वहाँ पे जब ये पहुँचते हैं आपके, तो क्या था कि ये एक आज़ाद हिंद फौज से जो सेना कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ अपने आप को जापानी, इन्हीं के कहने पे उन्होंने क्या कहा था कि जापानी सैनिकों के हवाले कर दिया था। तो इसी सब को लेके क्या है कि उन्होंने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की जो हमारे सैनिक पकड़े गए थे, जब बर्मा का युद्ध चल रहा था, जापान का चल रहा था, तो उस बीच में जितने सैनिक पकड़े तो उसको सारे को इनको दे दिया और बोला कि आप आज़ाद हिंद फौज के गठन करिए। तो उसके पहले क्या था कि मोहन सिंह भी थे और इन सब को लेकर फिर इन्होंने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो सबको मिला के इन्होंने बना दिया और इसका जो है मोहन सिंह को इसकी अध्यक्षता सौंप दी थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछ रहा है आपसे, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो इसका सही उत्तर पूछा है आपसे मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या प्रीतम सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका मोहन सिंह। अब यहाँ देखेंगे जैसे कि हमने आपके सामने क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो ज़्यादातर आपको देखने का मिलता होगा आंसर सुभाष चंद्र बोस थे और 1943 में कहाँ पे, सिंगापुर में। किंतु अब यहाँ हम बात करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज, जो कि आप आज़ाद हिंद फौज का निर्माण भी जो है लगभग इसकी घोषणा आपकी 1942 में ही की गई थी, जबकि वो वहाँ पे रहने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जापान में एक सम्मेलन टोक्यो से मलाया तक रहने वाले लोगों का, जितने भी भारतीय थे उन सबका सम्मेलन बुलाया। वहाँ पे उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि हम आज़ाद हिंद फौज का गठन करेंगे। पर उसके पहले उन्होंने फिर 14 से 23 जून के बीच 1942 में बैंकॉक में उनकी अध्यक्षता में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, जिससे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता। किंतु उसके बाद पहले क्या हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। और यहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आपकी एक है और एक क्या कहते हैं आपकी इंडियन लीग इंडिपेंडेंस लीग है। इंडिपेंडेंस लीग है तो आपका 1927 में आपका ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पर अगर आप देखें कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो इसका जो है आपको स्थापना की गई और इसका विधिवत रूप से स्थापना हुआ। सुभाष चंद्र बोस को इसका निमंत्रण दिया गया था और ये देखा जाए तो रासबिहारी बोस के अध्यक्षता में इसका हुआ था गठन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी आपके सामने मोहन सिंह जैसे कि आज़ाद हिंद फौज का क्या था कि उसी समय आज़ाद हिंद फौज का निर्माण शुरू हो गया, परंतु भारतीय कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ क्या है अपने को जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और एक धार्मिक व्यक्ति प्रीतम सिंह थे, जो कि आप नीचे देख रहे हैं, उन्होंने क्या जापानी सैनिक अधिकारी प्रीतम सिंह और जापानी सैनिक अधिकारी थे मेजर फुजीहारा, इन लोगों ने क्या किया, जो लोग अपने आप को समर्पित किए थे उनको प्रोत्साहित किया भारतीय स्वतंत्रता के लिए। तो सिंगापुर के पतन के बाद फिर 40,000 जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने भी अपने आप को मेजर फुजीहारा को सौंप दिया, जिससे उन्होंने क्या किया, मोहन सिंह को सौंप दिया। और मोहन सिंह ने इस तरह से देखा जाए तो सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया और जिसके प्रथम सेनापति आपके मोहन सिंह थे। किंतु जब इसकी विधिवत रूप से स्थापना हुई और देखा जाए आपके 1943 में सिंगापुर में, तो इसका सुभाष चंद्र बोस हो गए इसके अध्यक्ष और उसी समय से इसका अगर देखा जाए तो माना जाता है। पर यहाँ पे प्रथम सेनापति, यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की आपकी स्थापना या ऐसा नहीं दिया है, 1943 करके नहीं दिया। तो इसमें पूछ रहा कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति तो मोहन सिंह। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसरी ये हिंद की उपाधि किस आंदोलन को शुरू करने से पहले वापस कर दी थी। तो महात्मा गांधी जी को कैसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, जिससे क्या कहते हैं किस आंदोलन के दौरान आपके महात्मा गांधी जी ने शुरू करने से पहले उसे वापस कर दिया था। तो इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ही महात्मा गांधी जी ने अपनी जो कैसरी हिंद की उपाधि थी अंग्रेजों को वापस कर दी और ये अंग्रेजों ने उन्हें दिया था जबकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को उत्साहित किया था सेना में सम्मिलित होने के लिए।
तो उनसे प्रसन्न होकर उनको दी थी। पर जब गांधी जी ने देखा कि जैसा कि उनके बीच में जो बात हुई थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट या और जो भी स्वतंत्रताएं थी या उनकी जो मांगें थी उसे नहीं पूरी की गई, तो गांधी जी ने क्या हुआ कि केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब असहयोग आंदोलन से ही संबंधित आपका जैसे है कि एक क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन के समय बहुत सारे वकीलों ने अपने क्या कहते हैं वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन है। इस समय क्या था, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ऐसे बहुत सारे थे जो उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। या आप देखते हैं एक क्वेश्चन और आएगा कि राय बहादुर की उपाधि किसने छोड़ दी थी। तो आपका आता है राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ गांधी जी का ही अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अपनी उपाधि छोड़ दी थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पत्रिका में लिखा था, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। ये आपके सामने ऑप्शन है हरिजन, यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन। तो इसका सही उत्तर है आपका वह है हरिजन। अब यहाँ हरिजन में इन्होंने लिखा था कब, जबकि आपका ये देखा जाए तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले जब जापान जैसे सिंगापुर, वर्मा, मलाया आदि पे कब्जा करते हुए भारत की ओर बढ़ने लगा और दूसरी ओर वस्तुओं के कारण, युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम, तो आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें आप देखते हैं कि पहले क्या था, जापान बहुत ही मजबूत स्थिति में था। उसने सिंगापुर, वर्मा, मलाया कब्जा कर लिया। सिंगापुर जो कि उस समय देखा जाए तो ब्रिटिश सैनिकों का गढ़ कहा जाता था। तो उस तरह से उसके बाद वो जब बढ़ते हुए इधर आने लगा और विश्व युद्ध की वजह से वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, जिससे अंग्रेज सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में भी असंतोष व्याप्त हो गया। तो जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को ही देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप छोड़ जाओ। अगर मतलब आप नहीं जब उसका मुकाबला कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दो, हम लोग अपना देख लेंगे, अब हमारे लिए व्यवस्थित हम लड़ लेंगे, पर आप क्या कहते हैं अंग्रेज जापानों के लिए मत छोड़ो कि इस तरह से अव्यवस्थित कर दो कि हम फिर वो कब्जा कर ले तो हम कहीं के ना रहें। मतलब आज आपका देख रहे हैं, कल चलें फिर हम जापान के अंडर में रहें। तो इसी तरह से आप क्या कहते हैं देखते हैं कि यंग इंडिया है, चाहे आपका इंडियन ओपिनियन, ये सभी महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। पर जैसा कि आपसे पूछा है ये कथन, तो ये कथन उन्होंने हरिजन में लिखा था 5 जुलाई 1942 को। अब अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी से तो बहुत सारे फैक्ट हैं, मतलब कह ही नहीं सकते कि हाँ कितना बन सकता है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है हम इसको कर रहे हैं, उसके बाद डिस्कस भी करेंगे। एक होता है आपके बारे में, एक हमें याद है गांधी जी के जब वो भाषण दे रहे थे, करो या मरो का नारा दिया था वो ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। तो उन्होंने कहा है कि जब भाषण दे रहे थे अपना तो उनमें लिखा था, किसने लिखा था यह, कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो आपका आएगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने। तो इस तरह से उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है। फिर उनको महात्मा गांधी किसने दिया था, तो महात्मा गांधी कई लोगों ने दिया है, पर चंपारण युद्ध के समय जैसे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा से संबोधित किया। या राष्ट्रपिता किसने किया है, तो जब सुभाष चंद्र बोस ने वो रेडियो से आपके टोक्यो से रेडियो पे वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए संबोधित कर रहे थे, तब वहाँ से उन्होंने राष्ट्रपिता कह के इनको संबोधित किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे भी देखेंगे क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है, महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह कब किया। महात्मा जी ने सर्वप्रथम भूख सत्याग्रह कब किया, या भूख हड़ताल उन्होंने सर्वप्रथम किस सत्याग्रह के दौरान की, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आपके सामने ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो इसका सही उत्तर है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद जो मजदूरों का मेल हड़ताल वाला था
वो उसी के समय क्या था, महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। अगर आपसे ये पूछता कि सर्वप्रथम किस सत्याग्रह को किया, तो आपका तब उसमें आपका हो जाता चंपारण, क्योंकि महात्मा गांधी जी द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह किया गया था वो चंपारण के समय किया गया था। किंतु अगर भूख हड़ताल की बात देखें तो जो ये अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था, टेक्सटाइल मिल वाला था, उसके समय उन्होंने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भारत में। तो ये रहे आज के मोस्ट। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखना चाहें तो खेड़ा सत्याग्रह, तो ये भी आपका क्या कहते हैं, गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी जब लगान में छूट नहीं मिल रही थी, तो उस कारण क्या कहते हैं हुआ था। तो चंपारण है सत्याग्रह आपका, चाहे अहमदाबाद चाहे खेड़ा, सभी में महात्मा गांधी जी का रहा है सहयोग। पर वहाँ पे देखा जाए तो खेड़ा में जैसे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाग याग्निक, इन लोगों ने क्या कहते हैं दौरा किया, उनकी बात को रखी और लगान में छूट दिलवाया। तो खेड़ा अहमदाबाद वाला उनमें भी था कि जैसे 32% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण काफ़ी महंगाई बढ़ गई, बाद में ये सारी चीज़ें उनकी मांग भी ली गई थी। तो महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब किए थे, तो सत्याग्रह प्रथम आपके अहमदाबाद में, और प्रथम सत्याग्रह पूछ लिया जाएगा तो चंपारण में। तो ये रहे आज के मॉक टेस्ट के आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ में हम सारे लोगों ने इतने सारे फैक्ट देखे। और एक चीज़ आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने, जैसे कि एडमिट कार्ड अभी कल रात तक अपलोड नहीं हुआ है, किंतु आप किसी की बातों में नहीं आइएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा, नहीं, जब तक कि आपका यूजीसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। अगर आपको चेक करना है तो आप सीधे यूजीसी एनटीए नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, जब वहाँ से कोई नोटिफिकेशन आता तभी आप मानेंगे। क्योंकि अभी ऐसे ही बीयू का एग्ज़ाम हुआ था जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उसमें भी लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट इस पर क्या कहते हैं रोक लगा रही, एग्ज़ाम नहीं होगा कोविड की वजह से। ये सब तो बाद में कितने बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया। तो इसलिए किसी बातों में मत आइए। एग्ज़ाम अपलोड, अगर आपका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होगा तो आज में ज़रूर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको नोटिस यूजीसी की तरफ से आएगी। और किसी की बातों में बिल्कुल मत आइए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। जो